सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपने काम से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं। मगर आपको जो काम आज करना है वो क्या, सिर्फ अपना काम पूरा ना करके अपने फ्रेंड्स को, जिनको अभी तक इन वीडियोस के बारे में, है ना, स्कूल वेबसाइट पे जो वीडियोस अपलोड हैं, जो पीडीएफ है, उसके बारे में नहीं पता, उन सबको बताना भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो ये आपका काम है सबके साथ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके बाद देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे बेटे। हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 वर्ण विचार, है ना, और वर्ण विचार का आखिरी टॉपिक वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद की आखिरी वीडियो है। इसके बाद आप हर तरह के शब्दों का वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने अनुस्वार और अनुनासिक का वर्ण विच्छेद किया था, है ना। इस बारी हम लोग विसर्ग व आगत ध्वनियों से जो संबंधित शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला शब्द मैंने आपको लिख के दिया है प्रातः। तो प्रातः का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी र तिरछी रेखा के रूप में किसी व्यंजन के नीचे लगता है तो वो क्या होता है? वो स्वर सहित होता है। जिस व्यंजन के नीचे वो लग रहा है वो व्यंजन आधा है, यानी कि वो स्वर रहित है। तो देखिए, प के नीचे तिरछी रेखा लगी है तो प स्वर रहित है, प आधा है, और नीचे जो तिरछी रेखा के रूप में र है वो पूरा है। इसीलिए इसका वर्ण विच्छेद करते समय मैंने लिखा प हलंत है, आधा है, इसके साथ में कोई अ नहीं लिखा क्योंकि ये स्वर रहित है। इसके बाद र जमा आ, रा पूरा है, फिर त जमा अ। अब अ के बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि विसर्ग था प्रातः, तो मैंने विसर्ग लगाया है। संस्कृत जब हम करते हैं तो उसमें हम जमा करके अ के बाद जमा, ये विसर्ग का चिन्ह बना देते हैं अलग से। जैसे कल हम लोगों ने अनुनासिक में किया था ना, चंद्र बिंदु अलग से लगाई थी। अलग से भी लगा सकते हैं और पहले वाले स्वर के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप जमा करके अलग से विसर्ग का चिन्ह बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये वर्ण विच्छेद सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए डॉक्टर। तो डॉक्टर में ड जमा औ। अब औ की ध्वनि है अर्धचंद्राकार, तो आ के ऊपर ही औ लगा दिया। फिर क आधा है, स्वर रहित है, इसीलिए इसके बाद मैंने कोई स्वर नहीं लगाया, बस क के नीचे हलंत लगाया है। फिर ट जमा अ, र जमा अ। ठीक, इसके बाद जरा। देखिए, ज जो शब्द था, ज जो व्यंजन था, उसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना, तो ज बन गया। ये ज ना रह के अब ये क्या हो गया? ज। तो ज अपने आप में एक व्यंजन है, तो इसको ज के नीचे ही बिंदी लगा के रखेंगे। ज जमा अ, र जमा आ। ठीक, फिर नीचे दिया है फीस। हम लोगों ने किया था जब हम स्वर व्यंजन कर रहे थे कि फ और फ में अंतर है। अब ये फ नहीं है, फ के नीचे नुक्ता लग गया, फ के नीचे, तो ये बन गया फ। तो ये हो गया फ जमा ई, फ के नीचे ही नुक्ता लगा देंगे साथ में ही। फिर बड़ी ई की मात्रा है तो मात्रा ना लगा के मात्रा की जगह क्या लगता है? वो स्वर लगता है, तो ई जमा स जमा अ। ठीक, इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों में वर्ण विच्छेद। मैंने नीचे कुछ संयुक्त व्यंजन लिखे हैं, 4 ही होते हैं ये संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं ये मैंने सामने लिखा हुआ है। क्ष, क और श के, त्र, त और र के, ज्ञ, ज और य के, श्र, श और र के। ठीक, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है। इसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे त्र क्षत्रिय है, तो त्र जब बच्चे लिखते हैं तो लिख देते हैं त जमा र, नहीं लिखते, त्र का त्र ही लिख देते हैं, त्र जमा अ। ठीक, उसका त्र का वर्ण विच्छेद नहीं करते, सीधा त्र जमा अ, वो गलत हो जाता है। इसीलिए जो भी संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है आपको उसको भी विभाजित करके अलग अलग करके लिखना है कि वो किन व्यंजनों के मेल से बना है। तो देखते हैं, अपना पहला शब्द है हमारा संक्षिप्त। तो देखिए स, तो हम स को करेंगे विभाजित, अलग अलग करेंगे, स जमा अ,
अब स के ऊपर देखिए अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार के बाद वाले व्यंजन को देखिए, अनुस्वार के बाद है क्ष। क्ष जो है वो आखिरी ऊष्म व्यंजन में आता है। क्ष है ना, आखिरी वाली पंक्ति में आता है। श क्ष वाली लाइन में, स ह वाली में, उसमें कोई पंचमा अक्षर नहीं है, कोई पांचवा अक्षर नहीं है, इसीलिए इस अनुस्वार की जगह पे अनुस्वार ही रहेगा। इसीलिए मैंने स और अ के ऊपर ही अनुस्वार लगा दिया। ये कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। उसके बाद क्ष, जो क्ष है वो दो से मिलकर बना है। किन किन से, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। क जमा श जमा ई। उसके बाद प आधा है ना, प आधा है, स्वर रहित है, तो प हलंत, उसके साथ कोई स्वर नहीं लिखेंगे। फिर त जमा अ। फिर अगला शब्द है क्षत्रिय। इसमें दो संयुक्त व्यंजन मैंने एक साथ दे दिए, क्ष भी और त्र भी। तो पहले क्ष का करेंगे, क जमा श जमा अ। फिर त्रि, देखिए त्र पे ई की, छोटी ई की मात्रा है, तो पहले त्र का विभाजन करेंगे, विच्छेद करेंगे। त जमा र जमा छोटी ई है तो ई। फिर य पे कोई मात्रा नहीं है, अ की अ स्वर है, तो हम अ का अ लिख देंगे। इसके बाद अज्ञानी, अ अपने आप में एक स्वर है, तो अ का अ लिखेंगे। ज्ञ दो से मिलकर बना है, ज जमा य जमा आ, ज्ञा। ज्ञा दिया यहाँ, तो ज्ञा। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, ज्ञ में ग जमा य कर देते हैं। ठीक है, सुनने में उनको लगता है ज्ञ है तो ग जमा य, वो गलत हो जाता है। इसे आपको अच्छे से याद करना है। ज जमा य जमा आ। फिर नी, न जमा बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिख देंगे, ई। फिर है अश्रु, तो अ जमा श जमा र जमा छोटा ऊ लगा है तो उ। इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद होगा। ठीक, इसके बाद है री और र वाले शब्दों में अंतर मैंने आपको समझाया था कि ऋषि वाला जो री होता है वो री की ध्वनि आता है, र पे छोटी ई की मात्रा। और र जब भी किसी व्यंजन के नीचे सी की तरह बना हो तो वो र नहीं है। ठीक, वो ऋषि वाला री है। और जब भी किसी व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची गई हो तो वो र है। ठीक, तो देखिए पहला शब्द मैंने लिखा हृदय, ये हृदय है, तो यहाँ पे ह जमा री, नीचे सी की तरह बना हुआ है ह के नीचे, तो ये हो गया री। अब री के बाद बहुत से बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, री के बाद फिर अ लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि री अपने आप में स्वर है, उसके बाद दोबारा अ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ह जमा री, री। फिर द जमा अ। फिर य जमा अ। ठीक, इसके बाद है ऋस्व। तो ऋस्व में क्या है, ह के नीचे आप देखिए एक तिरछी रेखा लगी है, तो जब भी ये तिरछी रेखा किसी व्यंजन के नीचे लगती है तो जिस व्यंजन के नीचे लग रही है वो व्यंजन स्वर रहित होता है, आधा होता है। इसीलिए ह के नीचे तिरछी रेखा लगी है तो ह आधा है। ह के बाद मैंने कोई स्वर नहीं लगाया। उसके बाद री, र नीचे लगा है तो र पूरा है, र जमा अ। फिर आधा स है तो स के बाद कोई व्यंजन नहीं, कोई स्वर नहीं लिखा क्योंकि वो आधा था। फिर व, तो व जमा अ। ठीक, ये हो गया री और र वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। इसके बाद मैंने ये कुछ अलग से उदाहरण दिए, जैसे द्वारा, विद्या। इसमें आप देखेंगे द के नीचे व लगाए, विद्या में द के नीचे य लगाए, तो कई बार दो व्यंजन भी एक साथ संयुक्त करके लिख देते हैं। ठीक है, द्वारा ऐसे पुराने समय में ऐसे लिख देते थे, अब तो द के नीचे हलंत लगा के लिख देते हैं, तो कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, वही वाला र वाला ही आप उदाहरण अपने सामने रखेंगे कि जब भी कोई व्यंजन किसी भी व्यंजन के नीचे लगे तो जिस व्यंजन के वो नीचे लगाए, ठीक, वो व्यंजन आधा होगा, यानी कि द के नीचे लग रहा है तो द आधा होगा, स्वर रहित होगा। और जो नीचे व्यंजन लगाया गया है वो पूरा होगा, वो स्वर सहित होगा। तो यहाँ पे द ऊपर है, व नीचे है, तो द स्वर रहित है, द जमा व नीचे लगाया हुआ है तो व जमा आ। ठीक, तो ये क्या हुआ, द जमा व जमा आ। फिर र जमा आ, द्वारा। इसी तरीके से विद्या में देखिए पहले वी है तो व जमा ई। ठीक है, फिर द्य, तो द ऊपर है, य नीचे, तो द आधा है, द के बाद कोई हमने स्वर नहीं लिखा, नीचे य है तो य पूरा है, य जमा आ।
इस तरीके से बन गया विद्या। ठीक, अब किसी भी तरीके की अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेंगे। आपको जितने भी वर्ण विच्छेद मिलते हैं आप उन्हें कीजिए, कहीं किताब में से कोई भी शब्द आपको मुश्किल लगता है तो। और आपका गृह कार्य क्या है, आपका गृह कार्य है कि महाभारत के किन्हीं भी 10 पात्रों के नाम लिखें व उनका वर्ण विच्छेद करें। उदाहरण के रूप में मैंने कुछ नाम लिख कर दिए आपको, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। ठीक है, और भी कई नाम होंगे, आप उन सब नामों को लिखिए, कोई भी 10 नाम, और इनका वर्ण विच्छेद कीजिए कॉपी में। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।